हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जियो से स्टार्ट कर ली थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बॉन्ड्स पढ़ लिए थे, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, और हमने ये देख लिया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आरपीसी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है कि वो कोई मॉलिक्यूल का नाम दे देगी और पूछेगी कि इसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन में पूछ लिया, या ब्यूटीनाइन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है, या फिर मान लीजिए एंथ्रासीन, नैफ्थलीन, कुछ भी दे सकती है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उस जो नाम दिया है उसका फॉर्मूला क्या है। दूसरी बात, इसके अलावा आरपीसी इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछती है कि कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है उसका नाम दे दे, जैसे पिरिडिन दे दिया, पायरोल दे दिया, कुछ भी दे दिया, फिर वो पूछे कि भाई इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का जो रेशो है वो क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, तो ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका मीनिंग क्या है, दोनों में आपको बताता हूँ। कि देखिए, जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो देखिए कार्बन में हमने देखा था एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है। ठीक है, एस स्फेरिकल होता है और पी होता है डम्बल शेप। तो जो तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। तो जैसे मैंने कहा कि ये पी एक्स है तो ये एक्स पे हो गया, ये वाई पे हो गया और ये जेड पे हो गया। अब जब आप इसकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा और एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड के बीच में एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, किसने दी थी, कैकुले ने। और जो 4 वैलेंसी है वो टेट्राहेड्रल है, वो किसने दी थी, लीबेल एंड वॉन्टॉफ। तो नॉर्मली जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर ज्योमेट्री को समझाने के लिए और बॉन्ड एंगल को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, अभी मैं सारे आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्योंकि आप सिंपल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर नहीं समझा सकते, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन हम ऐसे कहते हैं कि डिफरेंट शेप का मतलब जैसे एक एस हो गया और एक पी हो गया। एस हो गया स्फेरिकल और पी हो गया डम्बल। तो डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो शेप तो क्या हो गया, डिफरेंट, और एनर्जी क्या हो गई, सिमिलर। सिमिलर का मतलब आसपास है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन मिलती जुलती है। तो डिफरेंट शेप के और सिमिलर एनर्जी के जो ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि बिल्कुल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, शेप में, साइज में और एनर्जी में। तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी जो संख्या होती है वो उसके बराबर ही होती है जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है हम केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी केवल इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बता दी कि डिफरेंट शेप और सिमिलर एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान रखना, एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। जो आपके बॉन्ड बनता है उसमें दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो सेम एटम के ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, डिफरेंट शेप के इंटरमिक्स हो रहे हैं जिनकी एनर्जी लगभग सिमिलर है, और इंटरमिक्स होने के बाद नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं शेप में, साइज में और एनर्जी में। ठीक है, और जितने ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो किसकी संख्या के बराबर होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो फाइनली हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर, शेप डिसाइड होती है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp3, sp2, sp, ये तीन हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन तीन की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ पर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो sp3 जो है वहाँ पर बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 में कितना है, 120 डिग्री, और sp में कितना है, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो ये जो एंगल है कि कितना हो गया, 180 डिग्री। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का मतलब दो बॉन्ड के जो एडजेसेंट बॉन्ड है उनके बीच का कोण। तो यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट है। देखिए, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर आप 109.5 डिग्री भी कह सकते हो क्योंकि लगभग आधा है, 60 मिनट का आधा। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो उसका आधा कितना हो गया, 30 मिनट। तो 109.5 भी आप कह सकते हो। तो ये हमने बात करी बॉन्ड एंगल की। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक से ये आपको पता होगा, लेकिन क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो जिनको नहीं भी आता उनके लिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि अब आगे कंसेप्ट आपके काम आएंगे। ठीक है, अब ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। तो टेट्राहेड्रल को जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये देखिए इस टाइप से होता है।
ये आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है। इसके अलावा ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है और ये भी 109 डिग्री, मतलब जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं ये सब के सब कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय का अगर हम शब्द को देखें तो चतुष का मतलब चार, फलक का मतलब सरफेस। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें या कवर करें, पैक करें इसको, तो जब आप इसको पैक करेंगे तो जैसे मान लीजिए इसकी सरफेस बनेगी। सरफेस कैसे बनेगी, ये 3 एटम जो है इसकी एक सरफेस बन गई, ये 3 एटम जो है इसकी एक सरफेस बन गई और ये जो 3 एटम है इसकी एक सरफेस बन गई। कितनी सरफेस हो गई, 1 2 और ये 3, और चौथी सरफेस कहाँ हो गई, यहाँ। तो 4 सरफेस बन रही है, इसलिए हमने नाम क्या दिया, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। समझ में आई बात। 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा है sp2। अब यहाँ पर देखिए sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि ये एक s और 3 p ऑर्बिटल से मिक्स होके बना है, ठीक है। ये संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या नहीं कह रहा, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। इसका मतलब जो sp3 ऑर्बिटल की संख्या है वो कितनी आ रही है, 4, मतलब 4 sp3 ऑर्बिटल बन रहा है। ऐसे ही ये बन रहा है एक s से और 2 p से, तो टोटल कितने हो गए, 3, तो 3 sp2 बन रहे हैं। ये एक s और एक p से बन रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 2। ये एक s और 2 p और ये एक s और 3 p। तो आप देखेंगे जब हमने sp3 की स्ट्रक्चर देखी थी तो वहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स की जो संख्या थी वो कितनी थी, 4। जैसे ये आपने देखा टोटल जो ऑर्बिटल की संख्या आ रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आ रही है, 1 2 3 4। अब जब आपने कहा sp2 है मतलब 3 हो गए, तो जब sp2 में आपने कहा 3 है तो 3 की स्ट्रक्चर कैसे आ रही है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। और फिर आपने कहा sp में 2 हैं तो 2 की स्ट्रक्चर कैसे आ रही है, ऐसे। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर डिसाइड हो रही है वो ऐसे डिसाइड हो रही है कि जो रिपल्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरीके से। ऑर्बिटल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कक्षक की, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो अब मैंने कहा कि ये 2 ऑर्बिटल है। अब ये मान लीजिए मैंने कहा कि ये लीनियर है, लास्ट वाली की बात करें तो 180 डिग्री एंगल है। अब अगर मैं इसका एंगल मान लो कम कर दूंगा तो यहाँ रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पास आ गए तो रिपल्शन क्या कर रहा है, इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैक्सिमम रिपल्शन, जो रिपल्शन सबसे कम कहाँ पर आ रहा है, इस केस में। तो रिपल्शन कम से कम होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपके हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री और 180 डिग्री स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो sp3 में टेट्राहेड्रल हो गया, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर हो गया और ये हो गया लीनियर। अब यहाँ पर आप इसको एक चीज़ समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल का मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब 2D स्ट्रक्चर है और ये 1D स्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। अब यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर का कारण क्या है कि यहाँ पर S भी है, px भी है, py भी है और pz भी है। अब S में तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर है नहीं, तो यहाँ पर x y z तीनों एक्सेस मिल रही है, इसलिए 3D हो गया। यहाँ पर आपके S है, px और py है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 2D हो गया, 2 एक्सेस है यहाँ पर। और यहाँ पर हम कहते हैं S है और pz है, ठीक है। तो एक ही एक्सिस है तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया या 1D हो गया। बिल्कुल बेसिक से डिटेल जो है हाइब्रिडेशन हम केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मीथेन। कार्बन जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है। इधर बात करें हम तो यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन कह सकते हो आप। यहाँ पर आपकी एक इसका एग्जाम्पल है sp2 का, और यहाँ पर sp का एग्जाम्पल क्या है, इथाइन, इथाइन आप कह सकते हो इसको, इथाइन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसे निकाला हमने। तो हमको सिंपल सा ध्यान क्या रखना है कि बॉन्ड की अगर हम बात करें तो CH4 में कितने बॉन्ड है, कार्बन की बात करें 4 सिग्मा, इसमें अगर कार्बन की बात करें तो 3 सिग्मा और 1 पाई, क्योंकि हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और 1 सिग्मा ये और 1 पाई ये। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 1 सिग्मा और 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा है, 2 पाई हैं, और साथ में हाइड्रोजन भी है, तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गए। अब हाइब्रिडेशन पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका ये है कि आपके कितने सिग्मा और कितने पाई दे रखे हैं। अगर 4 सिग्मा है तो sp3 हो जाएगा, 3 सिग्मा और 1 पाई है तो sp2 हो जाएगा, और 2 सिग्मा 2 पाई है तो sp हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पाई बॉन्ड है या जो पाई ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड की बात करें, ऑर्बिटल छोड़ देते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड तो बनाता है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन सकता है sp3,
यहाँ पर पाई बॉन्ड हाइब्रिड से नहीं बनेगा, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच गए 3 sp2। पाई बॉन्ड हाइब्रिड से नहीं बनेगा तो कितने बच गए 2 sp। ठीक है, ये बेसिक्स आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता, या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता। इसके बाद हमने देख लिया चारों सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर जो 2 सिग्मा 2 पाई है, नॉर्मली तो ये हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो वो केस में जाएगा sp में, लेकिन अगर एक ही कार्बन पर दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो ये भी sp में जाता है। ये कौन सा सिस्टम है, एलिन। ये कौन सा सिस्टम है, एलिन। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको बता रहा हूँ मैं। इसके बाद परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो इस टाइप से भी पूछ लेते हैं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है तो इसमें एस कैरेक्टर कितने और पी कितने। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना कि sp3 की अगर मैं बात करूं तो s कितना है 1, p कितना है 3। तो अगर मैं s कैरेक्टर की बात करूं तो s कैरेक्टर कैसे निकलेगा, s कितना है इसमें 1 और टोटल कितना हो गया s और p मिला के 4 × 100 कितना आ गया 25%, ये आ जाएगा। इस टाइप से आपको निकालना है। sp2 की बात करें तो 1 s है 2 p है तो 1/3 हो जाएगा 33.3 और ये हो जाएगा 50%। ऐसे p की बात करें तो देखिए टोटल परसेंटेज 100 है, जिसमें से s जितना होगा तो p बचा हुआ हो जाएगा। तो p अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 75%, 66.7% और 50%। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, अब देखिए बॉन्ड लेंथ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड की वो है 1.54। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो ये है 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये है 1.20। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, फिर डबल बॉन्ड की क्या है, कम है, ट्रिपल बॉन्ड की क्या है, और कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंद क्रम कहते हैं बॉन्ड की संख्या। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्स है। तो जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है मतलब वो पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं मतलब उनकी जो बीच की दूरी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ करें, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो डेटा है 1.54, 1.34, 1.20 ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, कई बार सिंपल रीजनिंग पूछ लेंगे कि भाई किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और किसकी कम है, जैसे सिंगल की ज़्यादा है, डबल की कम है, ट्रिपल की और कम है, या कई बार डेटा भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हालांकि ये नहीं पूछते, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप पढ़ेंगे, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हम जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो फैक्टर अफेक्टिंग है वहाँ पर एक फैक्टर आएगा कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। तो जब हम वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पढ़ते हैं कि भाई कौन से एलिमेंट की कितनी होती है, वो उसके कॉमन हाइब्रिडेशन वाली पढ़ते हैं। तो जैसे अगर आप कार्बन की पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है पॉलिंग स्केल के अनुसार। तो ये 2.5 हमने पढ़ ली, लेकिन ये किसके लिए, जो उसका कॉमन हाइब्रिडेशन है, जैसे sp3। लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणता कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये 2.5 है, sp2 में कितनी हो जाएगी 2.75 और sp में कितनी हो जाएगी 3.25। हालांकि ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक तो बॉन्ड लेंथ पूछते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये एक रीजनिंग जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब ये आपको ध्यान हो गया सिंगल की, डबल की, ट्रिपल की। एक बेंजीन का इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, बेंजीन का एग्जाम्पल पूछते हैं। अब बेंजीन क्या है, ये स्ट्रक्चर बना दी। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब रेजोनेंस को हिंदी में अनुनाद कहते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में आ जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है उसका इस टाइप से हम बनाते हैं, ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो क्या है, पूरा क्लाउड है एक। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता तो ये आपको क्या दिखता है कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, जबकि रेजोनेंस की वजह से ये पूरा ऐसा है। तो क्योंकि रेजोनेंस है और ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना प्योरली डबल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ रही है वो है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड की कितनी थी 1.54, डबल बॉन्ड की कितनी है 1.34। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो ना तो सिंगल बॉन्ड वाली है ना डबल बॉन्ड वाली है, उनके बीच में कोई वैल्यू है।
तो 1.39 ये आपको वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। अब अगर आप इस बार का फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट है। अब देखिए मुझे एग्जैक्ट डाटा ध्यान नहीं है कि वो उसने क्या कर रखा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है कि बेंजीन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इस टाइप से स्टेटमेंट हो सकता है। तो वहाँ पर जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो अगर वहाँ लिख रखा है स्टेटमेंट कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है, तो अब अगर आपको डेटा याद नहीं है बॉन्ड लेंथ का तो ये आप स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए कि बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होती है। एंगस्ट्रॉम में आपको बताता हूँ, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में कहेंगे तो -8 हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये बेसिक से कुछ चीज़ें हैं बॉन्ड लेंथ की वैल्यू या बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। हाँ, यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग और अच्छे से समझा दूंगा। बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का होता है 1.5। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐसे समझ लिया कि ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, तो दोनों का एवरेज निकाला तो कितना आ गया 1.5। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि वो या तो कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे देगा या फिर वो मॉलिक्यूल का नाम दे देगा, फिर पूछेगा यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन का। अब देखिए या तो वो पूरे मॉलिक्यूल में हर कार्बन का पूछ सकता है या फिर वो कोई पर्टिकुलर कार्बन का स्टार लगा के पूछ ले। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, अब वो पूछता है कि बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो बेंजीन की आपको स्ट्रक्चर पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। हाइड्रोजन भी आपको पता है कि हाइड्रोजन है। तो जब आप पर्टिकुलर कार्बन की बात करेंगे बेंजीन में, किसी भी कार्बन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें बॉन्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3, और एक पाई बॉन्ड है। एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। तो एक कार्बन में 3 सिग्मा और एक पाई। और मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडेशन कैसे पहचानेंगे कि अगर कार्बन में चारों सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2, और 2 सिग्मा और 2 पाई है तो sp। तो यहाँ पर कार्बन में क्या आ रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई, तो मतलब sp2। और ये एक कार्बन के लिए नहीं है, 6 के 6 कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो 6 के 6 कार्बन जो हैं उनका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। अब बेंजीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बेंजीन पे। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की है। बीच मतलब एग्जैक्ट एवरेज नहीं है लेकिन उनके रेंज के बीच की है, ठीक है। सिंगल से तो कम है और डबल से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो 1.5 हो गया। अब वो कैसे निकालते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। इसके अलावा हाइब्रिडेशन की बात करें तो 6 के 6 कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे बनेगा, अब अगर वो आपसे पूछे कि भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1.39, और ये सबके लिए बराबर है। मतलब चाहे आप इसके लिए कहो चाहे इसके लिए कहो बराबर है। क्यों? उसका एक कारण है। अब देखिए यहाँ पर अगर अब आपसे कहे कि भाई बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन की और सबके लिए सेम है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब वो कहेगा इसका रीज़न है, जैसे क्योंकि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए थे, वो कहेगा रीज़न क्या है कि हर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, ये इसका रीज़न है। तो अब अगर आप देखेंगे कि भाई बॉन्ड लेंथ 1.39 है हर कार्बन की, ये स्टेटमेंट सही है। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, उसका रीज़न ये नहीं है कि हर कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडेशन sp2 है। इसका रीज़न है रेजोनेंस। इसका रीज़न क्या है, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस को आप डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है सेम आ रही है 1.39, उसका रीज़न हाइब्रिडेशन नहीं है, उसका रीज़न क्या है, रेजोनेंस। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो वो आपसे पूछ सकता है कि बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, sp2। बहुत सिंपल है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम का आइडिया होना चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं आ रही तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है, सबसे पहले तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, और डाईइन का मतलब डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब 2। पोजीशन क्या है, 1 और 3। तो ये 1 और 3 की पोजीशन हो गई। अब आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए। तो हाइड्रोजन अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे, चलिए मैं इसको स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन आपने लगा दिए। अब जब आप इसको देखेंगे तो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा 1 पाई, sp2
बीच वाले कार्बन की बात करेंगे तो 3 सिग्मा 1 पाई sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन में जो 4 कार्बन है, चारों का जो हाइब्रिडेशन है वो कितना आ रहा है, sp2, 1,3 ब्यूटाडाइन। बात समझ आ गई, sp2 आ रहा है, क्लियर है। इसके बाद है टेट्रासाइनोइथीन। ये मॉलिक्यूल मैंने आपको कल सॉल्व कराया था, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, उस हिसाब से पूछते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए टेट्रासाइनोइथीन, अब यहाँ पर बेंजीन की बात करें या 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें, यहाँ पर एक ही तरह का हाइब्रिडेशन है। तो एक ही तरह का हाइब्रिडेशन है, तो अगर वो आपसे हाइब्रिडेशन पूछ रहा है तो वो कह सकता है कि इस मॉलिक्यूल में sp भी है, sp2 भी है, sp3 भी है, या sp और sp3 है, या sp2 और sp3, इस टाइप से पूछ सकता है। तो जब आपने निकाला तो इसके सारे sp2 और इसके भी सारे sp2, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा वैरायटी का हाइब्रिडेशन है, तो या तो वो ओवरऑल पूछ लेगा कि मॉलिक्यूल में कौन कौन सा हाइब्रिडेशन है, या फिर वो स्टार लगा के देता है कि भाई इस कार्बन का बताओ आप कौन सा है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो कार्बन है इसमें 3 सिग्मा 1 पाई है तो ये sp2 हो गया, इसमें 3 सिग्मा 1 पाई है तो ये sp2 हो गया। इसके अलावा जो साइनाइड वाले कार्बन है, यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 पाई है, ठीक है। 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब क्या हो गया, sp। तो ये sp हो गया, ये sp हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया sp2 और ये हो गया sp। अब आपने क्या करा, एक मॉलिक्यूल सॉल्व कर लिया। अब होता क्या है कि हमारी आदत है रटने की, रटने वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ समझ लिया, वो क्वेश्चन को कितनी भी तरीके से पूछे हम उसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे, क्वेश्चन मैंने एक पूछा कि इसमें इस बोरी मॉलिक्यूल में कौन कौन से टाइप का हाइब्रिडेशन है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, sp2 और sp। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो सेंटर वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, sp2। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि जो टर्मिनल वाला कार्बन है या साइनाइड वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp। बात समझ रही है। तो स्टेटमेंट की बात हो रही है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं और कौन कौन से गलत, और किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे, आप उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन ये पूछे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन प्रेजेंट नहीं है, तो sp2 है और sp sp3 नहीं है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे ही पूछे, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिन। अब देखिए एलिन की मैंने बात करी थी, एलिन का मतलब क्या है, इस टाइप से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर क्या है कि एलिन के केस में क्या है कि ये जो है इसमें 3 सिग्मा 1 पाई है तो ये sp2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp2। लेकिन जो सेंटर वाला कार्बन है ये sp है, सेंटर वाला कार्बन क्या है, sp। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एलिन में कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा कौन कौन से टाइप, मतलब sp भी है और sp2 है। वो ऐसे पूछेगा कि एलिन के टर्मिनल कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। वो पूछेगा एलिन के सेंटर के कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। अब वो स्टेटमेंट का दे कि जैसे मान लीजिए एलिन मॉलिक्यूल है, उसने स्टेटमेंट दिया कि एलिन के सेंटर कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2। अब आपको बताने कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, sp है, मतलब गलत है। तो कहने का मतलब है अगर आपने कोई चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर रखे तो कैसे ही क्वेश्चन पूछे या वो स्टेटमेंट बना के दे, आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एलिन की बात हो गई। अब इसके बाद है एल्डिहाइड। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें कॉमन होती है, हमारे क्लिक नहीं करती। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड होता क्या है कि CHO ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है। ये R कह दिया मैंने, एल्काइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड है। अब क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया तो हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि साइनाइड ग्रुप है, तो साइनाइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp। ऐसे एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड, sp2 क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें कीटोन की, RCR डबल बॉन्ड O, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2। अब आपको पता है कि sp2 जो होता है, sp2 कार्बन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं इथीन की बात करूं, चलिए इथीन भी बनाता हूं। जैसे मैंने कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन बना दिया, तो इसका क्या हो गया, sp3 हो गया, इसका क्या हो गया, sp2, और इसका क्या हो गया, sp2। अब जब आप एल्किन की स्ट्रक्चर देखते हैं या कार्बोनिल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो जैसे मान लीजिए इथीन की बात करें, तो इथीन की बात करें तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ऐसे इथीन क्या आ रहा है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर आ रहा है।
अब प्लेनर का मतलब मान लीजिए कि जो सारे बॉन्ड हैं ये इस बोर्ड में हैं। अब पाई बॉन्ड जो है वो कैसे है, पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे मैं बात करूँ sp2 हाइब्रिडेशन की, तो ये मैंने कहा कि ये x एक्सिस है, इसको ऐसे कह दिया, ये x है और ये y है। तो x और y में तो px py हाइब्रिडेशन में काम आ गया। अब जो z ऑर्बिटल बच गया वो ऐसे है, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे है, तो ये आपके p ऑर्बिटल ऐसे है, क्योंकि मैंने कहा x और y प्लेन ये हो गया और ये आपके p ऑर्बिटल हो गए। तो जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, मॉलिक्यूल के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे जैसे और पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मॉलिकुलर प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। अब होता क्या है कि कई बार कोई चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं, स्टेटमेंट आते हैं, वहाँ पर हम सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है कौन सी बुक से आया है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो देखिए सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से लाइन मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कहीं पर आपको कहीं एज इट इज़ लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि बेसिक्स होते हैं तो वो आप अपने कंसेप्ट के बेस पे कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करें तो मैंने कहा ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर में क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर हो गया। और आपके जो लोन पेयर है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपनी तरफ, तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। प्लेनर के साथ साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इस पर अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो बेसिक सी चीज़ें, आप जैसे मान लीजिए, अब आप ये बोले कि सर हमने तो कहीं ये लाइन पढ़ी नहीं थी कि एल्डिहाइड का हाइब्रिडेशन क्या होता है, या एल्डिहाइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, या कीटोन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो जो चीज़ें आपने समझ ली हैं उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि आपको 50 एग्जाम्पल मिलेंगे लिखे हुए कि भाई हाइब्रिडेशन किसका क्या होता है। एक बार आपने निकालना सीख लिया उसके बाद आप किसी का भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब एसिड की बात करें तो एसिड में भी सेम ही है, RCOOH। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कार्बन जो है 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का अगर वो आपसे स्ट्रक्चर पूछे, हाइब्रिडेशन पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, सिग्मा और पाई तो गिनना है, आप आसानी से बता देंगे। एल्डिहाइड क्या है, sp2 है, कीटोन क्या है, sp2 है, एसिड क्या है, sp2 है। अब होता क्या है, sp2 जैसे आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो जब आप रिएक्शन के टाइम जब आप देखेंगे कि अटैक कहाँ से हो रहा है, तो प्लेनर में अटैक ऊपर से भी हो सकता है और प्लेनर में अटैक नीचे से भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो प्योर p ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। अब देखिए आगे दे रखा है बॉन्ड लेंथ, हिंदी में कहते हैं बंध लंबाई। अगर बॉन्ड लेंथ को हमको डिफाइन करना हो या इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करें। बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि दो नाभिक या जो दो न्यूक्लियाई है या दो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको आप ऐसे बना लीजिए, दो नाभिक के बीच की दूरी, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई आप कहते हैं। तो बंध लंबाई का मतलब क्या है कि जो दो एटम हैं उनके सेंटर से, मतलब न्यूक्लियस से उन दोनों के बीच की दूरी, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इसको हम किस में बताते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बताया था, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब बॉन्ड लेंथ में यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछ रखे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, C2H6 इथेन मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन कार्बन की 1.54, मैंने आपको ही बता दिया था। बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.39, जो कि हर कार्बन की सेम है। ठीक है, सेम मतलब यहाँ पर कोई सा भी आप दो कार्बन के बीच में लेंगे तो 1.39 एंगस्ट्रॉम आएगी। उसके बाद है C2H4 इथीन 1.34 है, और C2H2 इथाइन 1.20 है। अब यहाँ पर क्या है कि कई बार रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, या क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि बेंजीन के जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो C2H6 से ज़्यादा है। अब आप देखिए ये स्टेटमेंट सही है गलत है, गलत हो गया क्योंकि इसकी कम है। दूसरा स्टेटमेंट है C6H6 की बॉन्ड लेंथ जो है C2H4 से कम है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास डेटा है तो वो उस डेटा के बेस पे कई सारे स्टेटमेंट बना सकता है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है।
अगर वो कहे कि भाई C6H6 की बॉन्ड लेंथ इससे और इससे दोनों से ज़्यादा है तो भी गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, C6H6 की बॉन्ड लेंथ इससे तो कम है लेकिन इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट कुछ ही बनाए, अगर आपके डेटा क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से पता लगा सकते हो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको डेटा ध्यान रखना है। अब देखिए जो डेटा दे रखा है 1.20, 1.34, 1.54, ये एक्चुअल में 2 कार्बन की स्पीसीज के लिए है, मतलब इथेन, इथीन और इथाइन के लिए। अगर आप कार्बन की संख्या चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये थोड़ी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। यहाँ अगर हम देखें फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, मतलब कौन कौन से कारक जो है वो बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ फैक्टर की अगर हम बात करें तो पहला बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है। बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बंध क्रम। तो यहाँ पर मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड की संख्या सिंपल लैंग्वेज में। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने क्या देखा कि C2H6 का मतलब सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद C2H4 में क्या है, डबल बॉन्ड है, और C2H2 में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इन्वर्सली मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, मिड में। तो ये सिंगल, ये 1.5, ये 2 और ये 3। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। तो ये रीजनिंग में काम आता है। किस में काम आता है? रीजनिंग में। कि अगर वो कहेगा कि भाई ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके बाद सेकंड फैक्टर की बात करें, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रेजोनेंस भी कहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने चीज़ रट ली। क्या रट लिया? रेजोनेंस। भाई हमने ये रट लिया कि भाई बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्यों है सेम, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। अब एग्जाम में मान लीजिए रेजोनेंस टर्म आई नहीं, क्या आ गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। अब इसको हम कैसे समझें कि मान लीजिए कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारे वीडियो आएंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर है, अब यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मैंने फिक्स कर दिया कि ये बॉन्ड ऐसे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये तो सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब इसको आप ध्यान से समझना, अगर रेजोनेंस नहीं भी होता, ध्यान से सुनना, अगर रेजोनेंस नहीं भी होता तो भी हर कार्बन के जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 आता। समझ में आई बात? बेंजीन में अगर रेजोनेंस नहीं भी होता तो भी हर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है, संकरण है, वो sp2 ही आता। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे इथीन की तो यहाँ हाइब्रिडेशन नहीं है तो भी क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है इसका और sp2 इसका आ रहा है। या 1,3-ब्यूटाडाइन हमने देखा था तो वहाँ भी आ रहा था। तो sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है तो इसका अंदर जरूरी नहीं कि रेजोनेंस हो। तो कहने का मतलब है कि रेजोनेंस हो या नहीं हो, हाइब्रिडेशन तो sp2 ही रहेगा। अब रेजोनेंस होने से और नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इसमें रेजोनेंस नहीं है तो उससे होगा क्या कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अप्रॉक्स कितनी होनी चाहिए थी, 1.54, और डबल बॉन्ड की कितनी होनी चाहिए थी, 1.34। तो अगर बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती, एक ज़्यादा आती और एक कम आती, मतलब 3 बॉन्ड लेंथ एक जैसी और 3 बॉन्ड लेंथ एक जैसी, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है और इसकी कम आ रही है। लेकिन क्योंकि सारी कार्बन की बॉन्ड लेंथ आ रही है 1.39, इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे फिक्स नहीं है, ये क्या है, डीलोकलाइज है। और डीलोकलाइज होने की वजह से अब जो बॉन्ड लेंथ है 2 ना आके कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो ये आपको पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन होने से क्या है कि जो पॉसिबिलिटी थी 2 तरह की बॉन्ड लेंथ की, वो किस में कन्वर्ट हो गई, 1। तो ये रीजनिंग आती है कि जो बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो सब कार्बन कार्बन के बीच में सेम है। उसका रीज़न क्या है? तो एक ऑप्शन होता है कि हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। ये सही रीज़न नहीं है। सही रीज़न क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट की बात करें तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि बॉन्ड लेंथ जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए अगर हम कार्बन कार्बन को कंपेयर करते हैं, कार्बन कार्बन को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कंपेयर हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है।
तो जब बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर चेक कैसे करें, तो उसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या कि अब यहाँ पर हमने बॉन्ड लेंथ जो ले रहे हैं वो कार्बन हाइड्रोजन की ले रहे हैं, कार्बन कार्बन की नहीं ले रहे। तो जब कार्बन हाइड्रोजन की ले रहे हैं तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, एक बॉन्ड यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है। तो अब फैक्टर कैसे है कि ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 और ये sp है। जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। ये अभी मैंने आपको हाइब्रिडेशन वाला जो चार्ट बनवाया था उसमें लिख रखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो sp3 जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 थी और जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है और हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें। तो ये बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट है और अच्छा एग्जाम वही होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके बेसिक्स चेक करते हैं कि भाई आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। अब देखिए आगे दे रखा है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को हम कहते हैं बंद कोण। बॉन्ड एंगल को जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि दो एडजेसेंट एटम के बीच का जो कोण है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ तो ये हो गया 180 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब हाइब्रिडेशन डिसाइड होता है तो उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है और कोशिश ये होती है कि रिपल्शन जो है वो क्या हो, कम से कम हो। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, बंद ऊर्जा। तो बॉन्ड एनर्जी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दो एटम जब बॉन्ड बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, या दो एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। और दोनों की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकली बराबर होती है। मतलब बॉन्ड बनने के टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये आपके बॉन्ड एनर्जी की बात होगी। अब कौन कौन बॉन्ड एनर्जी को जो है हम किस में मेजर करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम, बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्ड जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अगर बंद लंबाई ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये आपके फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने लिख दिया है, ये IR फ्रीक्वेंसी। हालांकि यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया कि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक हेल्प मिलेगी। जितनी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब बॉन्ड क्या है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा है। ये मैंने आपको केवल ऐसे ही बता दिया ताकि आप कनेक्ट कर सको। अब अगर हम बात करें इसके, हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई ये जो हमने पढ़ा इसको हम समझे कैसे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि बॉन्ड एनर्जी को हम कंपेयर कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, सिंगल से ज़्यादा डबल की, डबल से ज़्यादा ट्रिपल की। उसके बाद ये दे रखा है कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। तो कार्बन तो कॉमन हो गया। अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देखेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे चलता है पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर साइज़ बढ़ रहा है, एटम का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन तो फिक्स है, तो एक एटम फिक्स है, दूसरे एटम का साइज़ क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो आप देखेंगे कि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम। आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन की एनर्जी है, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन की एनर्जी है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन। तो साइज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है, आप चाहो तो साइज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, साइज़ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू OH, कंपेयर टू CH। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जब हम चलते हैं लेफ्ट से राइट, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो लेफ्ट से राइट जो है साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें आप चाहें तो एक फैक्टर और लिख सकते हैं साइज़ का। ठीक है, आप देखिए नीचे भी दे रखा है यहाँ पर कि ओवरलैपिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ है और ओवरलैपिंग है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। तो साइज़ अगर छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा कि HF जो है इसकी एनर्जी एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूँ
तो एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन फ्लोरीन है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कम है और HF की क्या है, ज़्यादा है। अब मैं बात करूँ बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, हाइड्रोजन की, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि HF की जो है बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि ओवरलैपिंग जो है अतिव्यापन जिसको कह रहे हैं, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या है, कम होगी। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो पास आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ओवरलैपिंग कम होगी वो दूर रह जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा। अब ओवरलैपिंग को कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइज। तो आपने क्या देखा, बॉन्ड लेंथ और साइज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जितनी साइज ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपको कंपेयर करना है कि ओवरलैपिंग किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने क्या करा, कार्बन 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 तीनों सेम रखे तो कार्बन का साइज सेम है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का बड़ा है और आयोडीन का बड़ा है, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा किस में हो रही है, क्लोरीन में। समझ में आई बात, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है, तो जब साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, क्या दे रखा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू अनहाइब्रिड, ठीक है। तो जो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp sp2 sp3 उनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी किसके, अनहाइब्रिड के कंपेरिजन में, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड में हमने क्या कह दिया, S और P, और यहाँ पर हमने क्या कह दिया, sp sp2 और sp3, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, उसमें ओवरलैपिंग क्या है, कम है। अब अगर आपसे कोई पूछे S और P में किस में ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, तो P की ओवरलैपिंग जो है वो क्या है, ज़्यादा है S से। अब यहाँ पर क्या है कि कई बार ये भी पूछ लेते हैं हाइब्रिड का कि हाइब्रिड में ओवरलैपिंग किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए वैसे तो एक्चुअल आंसर अलग है, लेकिन क्योंकि आरपीएससी जो है जेडीली को फॉलो करती है, तो जेडीली के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछ ले कि sp sp2 और sp3 कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन वो ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या है, तो ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या है कि एक्चुअल में तो क्या होता है कि इसका साइज छोटा है तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जेडीली में आंसर दे रखा है sp से ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है sp2 में और sp2 से ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है sp3 में। तो ये आरपीएससी ने कम से कम 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है और यही आंसर दे रखा है। तो ओवरलैपिंग का अगर वो पूछ ले हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ऑर्डर क्या है, तो आरपीएससी के एग्जाम में आपको ये करना है, sp से ज़्यादा sp2 sp2 से ज़्यादा sp3। तो ये आपके बेसिक्स जो हैं हमने अभी पढ़ लिए थोड़े से। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।